हमारे ज़िले के एक मेडिटेक आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, और उन्हीं के साथ आज हम कैरियर मार्गदर्शन को लेकर बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो आइए हम डॉक्टर राजा धुर्वे सर से शिक्षा को लेकर बात करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं आज हमारे बैतूल ज़िले की जो अग्रणी शिक्षण संस्थान एक्सीलेंस कोचिंग और एक्सीलेंस लाइब्रेरी से हम आज शिक्षा को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। और मैं सबसे पहले इस एक्सीलेंस कोचिंग के डायरेक्टर सम्माननीय डॉक्टर सोहन पंडोली जी को धन्यवाद देता हूँ, एवं हमारे बैतूल ज़िले के युवा पत्रकार सम्माननीय सोनू पांसे जी को भी धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी लोगों ने यहाँ पर हमें बुलाया, इसके लिए सोनारे सर एवं आप सबकी समस्त टीम को धन्यवाद देता हूँ। सर सबसे पहले मैं सोनारे सर से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर राजा धुर्वे सर का फूलों से स्वागत करें। उसके बाद हमारे बीच पत्रकार सोनू पांसे जी का स्वागत सोनारे सर करें फूलों से। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम वैसे तो बहुत दिन से यहाँ पर आना चाह रहे थे, बस ऐसा संयोग नहीं बना, लेकिन आज बहुत अच्छा संयोग है। और हम इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी जिले ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों को मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। पहले हम अपने बैतूल ज़िले के बच्चों के लिए कुछ जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा कि जो महानगर होते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं, जैसे हम बात करें दिल्ली, भोपाल, कोटा, यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ अलग व्यवस्थाएं होती हैं, जिसमें लाइब्रेरी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लगभग बैतूल ज़िले में ऐसा कहीं पे भी मैंने नहीं देखा, लेकिन हमारे छोटे भाई सोहन पंडोली जी के माध्यम से ये शुरुआत की गई है। ये काफ़ी सराहनीय है और निश्चित तौर से आने वाले समय में हमारे बैतूल ज़िले के जो बच्चे इस लाइब्रेरी में आकर अध्ययन करेंगे। इस लाइब्रेरी का महत्व, सबसे ज़्यादा महत्व ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि एक बार कहीं पे धोखे से तैयारी किए होंगे, किसी कारणवश उनका चयन नहीं हो पाता है, लेकिन वो दोबारा कोचिंग नहीं कर सकते हैं। तो उनको ये क्लाइमेट, ये शानदार क्लाइमेट ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करने जा रहा है। ये काफ़ी सराहनीय है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी जो ज़िले के जो बच्चे हैं, हम घर में रहते हैं, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं रहता। कई बार हम कई स्कूलों में भी जाते हैं, वहाँ पे भी माहौल नहीं रहता, लेकिन लाइब्रेरी में इतनी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर बैठने के लिए इतनी शानदार, मैं पहली बार देखा हूँ, काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। और यहाँ पे जो बच्चे लोग, जैसे आज इस कोरोना काल में आप लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन का ज़माना, मतलब हर व्यक्ति मोबाइल चलाना सीखा, उससे स्टडी किया। यहाँ पर वाईफाई की व्यवस्था है, और बाकी कई सारे जो गरीब बच्चे रहते हैं जिनके पास बुक्स वगैरह नहीं रहते, यहाँ पर पूरे कंपटीशन से लेके जो अपने जो बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह, इनकी सभी प्रकार की बुकें यहाँ पर उपलब्ध हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी ज़िले के जो बच्चे हैं, अगर आपको अच्छा वातावरण चाहिए, कई सारे बच्चे टैलेंटेड होते हैं, लेकिन क्या होता है, क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल होता है। वो क्लाइमेट अगर उनको नहीं मिलता है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप विजिट करने आएँ, विजिट करने ज़रूर आएँ। पढ़ना अलग मैटर होता है, लेकिन जब आप यहाँ का माहौल देखोगे तो निश्चित तौर से आप दूसरे लोगों को प्रेरित करोगे। तो ये जो शुरुआत आप लोगों ने किया सर और सोनारे सर जी, ये काफ़ी मतलब तारीफ़ काबिल है, और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ ज़िले के जो बच्चे हैं अध्ययन करें, और यहाँ से अच्छे अच्छे बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के जो पद हैं वहाँ पर चयनित होकर जाए, अपने ज़िले का नाम रोशन करें। और जैसा कि आपके माध्यम से विगत 1-2 साल पहले मतलब मेडिकल के क्षेत्र में एक कोचिंग की शुरुआत की गई, एक्सीलेंस कोचिंग,
आज काफ़ी ज़िले में काफ़ी अच्छा नाम बनाया है। और इस साल आपके माध्यम से एक्सीलेंस लाइब्रेरी की शुरुआत की गई, ये तो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि ऐसी पहल मैं भी करना चाह रहा था लेकिन मेरी व्यस्तता ज़्यादा है और इसके कारण नहीं कर पाया। लेकिन आपके माध्यम से शुरुआत की गई है तो निश्चित तौर से हमारे जो बैतूल ज़िले के बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे और हमारे ज़िले का नाम रोशन करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सारे जो बच्चे हैं, ये लाइब्रेरी मात्र नहीं है, ये यहाँ पर जब अपन आएंगे तो हमको हर फील्ड की जानकारी मिलेगी। आज इस कोरोना काल में हमने देखा लगभग 1.5 से 2 साल में बच्चों की जो एजुकेशन लेवल है इतना चौपट हो गया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने जो संस्थान रहे हैं जो वास्तव में इस कोरोना काल में भी डिजिटल के माध्यम से, डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को जोड़ के रखा। उसमें एक्सेलेंस स्कूल का भी मतलब जो एक्सेलेंस जो कोचिंग है इसका भी नाम जुड़ा हुआ है, हमारे MCI संस्थान का भी नाम जुड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि आगे अगर कोई बच्चे को कुछ करना है जीवन में तो यहाँ पर आए और आप भी आए, अपने छोटे भाई बहनों को भी लाए। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, जब हम अच्छी चीज़ सीखेंगे तो निश्चित तौर से हमारे जो छोटे भाई बहन वो भी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। इस एक छत्ते के नीचे, इस एक प्लेटफॉर्म में आपको पढ़ने का माहौल भी मिलेगा, साथ में गाइडेंस भी मिलेगा और ऊपर से जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं उनको पुस्तकें भी निःशुल्क मिलेगी। आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद शाम को यहाँ बुक रख सकते हैं, उसके बाद आप घर जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपके माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है और निश्चित तौर से जो आपकी जो पहल है एक न एक दिन बहुत भव्य रूप लेगी और अपने बैतूल ज़िले का नाम एक तरफा वो राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर में रोशन करेंगी। तो काफ़ी अच्छा प्रयास है आपका। मैं कुछ कहना चाहूँगा आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से। हम लोगों ने कोविड से पहले 1 साल ही मुश्किल से काम कर पाए सर हम लोग। उसके बाद कोविड लगा, फिर भी हम गिरे भी, फिर उसके बाद उठे भी। हमने एक लगातार मतलब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाते रहे और कनेक्टिंग लिंक बना के रखे और बिल्कुल भी हमने टीचर लोग को भी हमने संभाल के रखा और बिल्कुल डाउन नहीं होने दी। और उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना बच्चों को कोचिंग में तो पढ़ रहा है, लेकिन कोचिंग के साथ कोचिंग पढ़ने से आपको भी पता है, आपका भी, मैं आपके विचार और आपकी सारी चीज़ें तो बहुत ही मतलब सारी चीज़ों को वॉच करते रहता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है अगर मैं आपका अगर कोई भी चीज़ें सुनता हूँ। तो उससे मुझे एकदम से ऐसा प्लान अचानक आया कि बच्चे जब घर पे पढ़ ही नहीं पा रहा, फेसबुक व्हाट्सअप ये सोशल मीडिया पे बैठा है बच्चा, इन चीज़ों को लेकर वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा, तो एक क्यों ना जिले के अंदर एक लाइब्रेरी हो, उसका एक यही इंडिकेशन ही बन जाएगा कि भैया आपको लाइब्रेरी आए तो आपको पढ़ना ही है। तो घर में क्या होता है, वो सो रहा है, मोबाइल चला रहा है दिन भर, फेसबुक व्हाट्सअप इन चीज़ों, ये कहीं ना कहीं डाउन करता है, प्रभावित करता है अपनी स्टडी पॉइंट को लेकर। तो इसी चीज़ को लेकर हमने यहाँ पे अच्छा खासा मतलब 2 महीने के अंदर पूरी मेहनत की। अभी भी हमारी पूरी टीम 4 बजे 5 बजे रात को उठ जाती है और प्रॉपर लेक्चर लेने आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ लाइब्रेरी में भी बच्चे 5 बजे रात से आना स्टार्ट कर देते, 24 घंटे यहाँ पे स्टार्ट रहता है। और उसी के साथ जो UPSC के बच्चे दिल्ली जाते हैं, बहुत सारे कोटा वगैरह में इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पे भी जहाँ तक उनको जाते जरूर है लेकिन वो कुछ ऐसा कुछ अचीव करके नहीं आते। क्या होता है, मैं भी एक समय ऐसा था 2014 में LN कोटा गया, तो उसके साथ मेरे माता पिता एक किसान है और उन्होंने मुझे इतना, बस मैं पापा से बोलता था मुझे ये चीज़ करना है तो कंटिन्यू मैं करता रहा और उनके मार्गदर्शन से भी मैंने कंटिन्यू में तक काम करते रहा। तो जब मैं LN कोटा पहुंचा सर, तो वहाँ पे एक दादाजी मिले, मेरे पास सामान था, 2 बैग थे। उसके बाद वहाँ पे मैंने रखा सर और उनने मेरे को एक ही चीज़ बोली कि बेटा आप यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे जाते हैं, यहाँ पे टाइम पास करते हैं, लेकिन मुझे बोले आप जिस उद्देश्य से आए उस उद्देश्य को करना। तो मैंने वहाँ पे लगातार अपना काम किया और वहाँ से अपनी स्टडी, और उसके बाद मैंने सोचा कि एक ज़िले में क्यों ना एक एक्सीलेंस कोचिंग और अपना क्यों ना अपन ये करें करके उस चीज़ को लेकर मैंने काम कंटिन्यू किया। 3 साल के बाद, 1 साल तो मुश्किल से हमने काम किया, 2 साल लॉकडाउन में निकल गया। अब हमें मौका मिला, एक्सीलेंस कोचिंग के बहुत ऐसे सपने सर, वो हम लगातार करते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े, ये मुझे बहुत खुशी हुई और हम लगातार आपके
साथ हम काम करते रहेंगे। और जिले की बात करते हैं तो क्या होता है कि गांव से जब बच्चा निकलता है तो वो यहाँ बैतूल तक आता है। बैतूल तक आने के बाद उसको लगता है कि बैतूल में सब कुछ ये सारी चीज़ें उसको सुविधाएं नहीं मिल पाती है। अब यहाँ का बच्चा बैतूल का कोटा एलएन कोटा जाता तो हम क्यों ना ये बाहर जाने वाले बच्चों को बैतूल के अंदर क्यों ना सुविधा दें। तो ये सारे जितने भी संस्थान इंस्टीट्यूट है सभी अगर मिलकर हम अगर काम करें तो ये बच्चे जितने जा रहे हैं वो ना जाकर यहीं पे पढ़े। यही मेरा उद्देश्य है और पूरा इस उद्देश्य को फॉलो करूँगा और मैं अपना काम करते रहूँगा। और जो चीज़ें आपसे जो भी मतलब मुझे मिलेगा वो मेरे लिए मेरी लाइफ के लिए बहुत योगदान रहेगा सर। तो सर यूपीएससी वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नीट हो गया, इंजीनियरिंग फील्ड में क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे स्टडी? आपको पता है कि कोई भी कोचिंग बच्चा पढ़ता जरूर है लेकिन उसको सेल्फ स्टडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी पढ़ा हूँ या आप भी पढ़ा हो या मेडिटेक में कितने अच्छा पढ़ा ले या एक्सीलेंस में कितने अच्छा, टीचर सिर्फ 30 से 35% करके वो देगा, उसको गाइडलाइन चलना सिखाएगा, लेकिन उसको 70% सेल्फ स्टडी खुद को करना पड़ेगा। तो इस सेल्फ स्टडी का क्या उद्देश्य, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे नीट को लेकर, नर्सिंग को लेकर, या यूपीएससी के बच्चे आज बुक 50-60 1-1 लाख रुपए की बुक आ रही, तो उसको क्यों ना हम इसी लाइब्रेरी में उसका सारा चीज़ व्यवस्थित करें और उसके बाद उनको पूरा शिक्षा का पूरा योगदान दें। सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? जैसा कि आपने बहुत ही शानदार क्वेश्चन किया। और कोई भी स्टूडेंट हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जीवन में सबसे किसी भी क्षेत्र में अगर वो सफल होना चाहता है तो सबसे पहले उसको एक टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। टारगेट का मतलब होता है कि जिसमें इंटरेस्ट, जिसमें रुचि हो, उसके हिसाब से क्या होता है कि उसको टारगेट डिसाइड करना चाहिए। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, जैसे अपन ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वैसे बैतूल जिला एक ट्रैवल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे, मतलब जो होता है ना वंशवाद, जेनेटिक, किसी ने अगर मैथ सब्जेक्ट लिया, किसी के भैया ने या किसी की दीदी ने या किसी और फ्रेंड ने, तो मैथ्स ही ले रहे हैं। किसी ने बायो लिया तो बायो ले रहे, किसी ने आर्ट लिया तो आर्ट ही ले रहा है। ऐसा नहीं है, अपने को इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट का डिटर्मिनेशन अपने को करना पड़ेगा। और हमारे बैतूल ज़िले में अपन दोनों लोगों ने प्रयास किया स्कूलों में जाके, गांव में जाके, कि आफ्टर 10th आपको अगर मेडिकल के क्षेत्र में जाना है तो आपको सबसे पहले बायोलॉजी सब्जेक्ट चयनित करना पड़ेगा। और यदि आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैथ सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा। मेडिकल, इंजीनियरिंग और यूपीएससी जो होता है, यूपीएससी में किसी भी सब्जेक्ट वाला जा सकता है, बस उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ये तो रही बात ये सब्जेक्ट चयन का। और सब्जेक्ट चयन के बाद बोर्ड एग्ज़ाम अलग होता है और जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है वो अलग होता है। तो जो बोर्ड वाले हैं, बोर्ड को मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ। मैं आफ्टर 12th की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को मेडिकल के क्षेत्र में जाना है तो सबसे पहले ये प्रयास करना है कि देखो, टारगेट तो डिसाइड कर लिए, उसके बाद एक अच्छी शिक्षण संस्थान और साथ में अच्छी बुकों का चयन। आज बैतूल शहर के अंदर आप देखना 80% लोगों को एनसीईआरटी के बारे में पता ही नहीं। उनके पास सरकार ने दी भी होगी, लेकिन सब शिवलाल अग्रवाल, नवबोध और परीक्षा अध्ययन यहीं तक सीमित है। लेकिन क्या होता है, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम की जो लैंग्वेज है, जैसे मैं बायो का टीचर भी हूँ, तो इंग्लिश मीडियम जो होता है इंग्लिश ईजी पढ़ता है। मतलब इंग्लिश मीडियम की जो बुक है बायोलॉजी की वो ईजी पढ़ती है। लेकिन अगर हिंदी मीडियम के अगर पढ़ाए तो आधे तो उसमें लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगा, तो हर कोई व्यक्ति सरेंडर कर देगा। तो मेरा प्रयास ये है कि अगर आपको मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है या यूपीएससी के क्षेत्र में जाना है, तो सबसे पहले टारगेट के साथ साथ आपको अच्छी बुकों का चयन करना पड़ेगा। फिर ये तो टेक्स्ट बुक जो होते हैं थ्योरी पढ़ने के लिए, फिर उसी से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव बुक का भी चयन करना पड़ेगा। जैसे अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है, जैसे हम लोग बताते हैं बच्चों को कि MTG पब्लिकेशन के लीजिए या मास्टर द एनसीईआरटी अरिहंत पब्लिकेशन, ये लीजिए, ये बहुत अच्छी बुकें हैं। तो इसको, ये तो हो गया बुकों का चयन। अब टाइम टेबल डिसाइड करना पड़ेगा। कई सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जैसे इस कोचिंग संस्थान में बैठे, इस लाइब्रेरी में बैठे हैं, यहाँ पढ़ने के बाद बच्चे लोग बोलते हैं ना कि अपन किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं, और सर ने क्या शानदार बातें बताएं, मतलब यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई लेवल हो जाता है। और घर में जाके देखो तो फिर ग्राउंड लेवल में पहुँच जाता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब 24 घंटे उसको क्या होगा, पॉजिटिव थिंक के साथ, उनको पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। और
कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बैतूल ज़िले की बात कर रहा हूँ, चलो मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले तो चलो ठीक है कंटिन्यूटी रखते हैं, लेकिन हम अगर सिविल सर्विसेज की बात करें, जैसे अपन सेंट्रल लेवल की बात करें तो यूपीएससी होता है जिसके माध्यम से आईएएस आईपीएस बनते हैं, और जैसे अपन स्टेट लेवल की बात करें एमपीपीएससी, तो इसमें जो सेकंड क्लास ऑफिसर जो होते हैं, जैसे सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है डिप्टी कलेक्टर का प्रशासनिक में, अगर अपन बात करते हैं पुलिस विभाग में होता है तो डीएसपी होता है। तो पहले प्रयास करना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी, हमारे बैतूल शहर के बच्चों की सबसे बड़ी क्या बोलना चाहिए, जो नेगेटिव पॉइंट क्या है, कंटिन्यूटी नहीं है। और कंटिन्यूटी नहीं है तो फिर बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ में अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो फिर हम बीज बो देंगे लेकिन काटने जाएंगे कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या होता है, किसान के जैसा मेहनत करना चाहिए। किसान बारिश हो चाहे ना हो लेकिन वो खेत में जरूर जाता है, और बारिश अगर नहीं भी होगी तो कम से कम जो बचा कुचा घास फूस जिसको ठूठ बोलते हैं वो काटेगा, नहीं तो जो जाएगा ही नहीं तो फिर काटेगा कैसे। तो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैतूल शहर के लगभग 80% स्टूडेंट में कंटिन्यूटी नहीं, और स्पेशली जो सिविल वाला एग्जाम है, जैसे अभी कई सारे शिक्षण संस्थान हैं, अगर कोई पुलिस की भर्ती आ गई या कोई नाकेदार की भर्ती आ गई या पीएससी की भर्ती आ गई तो उसी समय लोग जागरूक होते हैं, बाकी टाइम पूरे अंडरग्राउंड रहते हैं, मतलब जो डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं। तो हमें प्रयास करना पड़ेगा कि देखो एक टारगेट के साथ हमारे अंदर एक कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, और कंटिन्यूटी के साथ हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, हमें किसी दूसरे व्यक्ति से कंपटीशन नहीं करना है, हमें अपने आप से कंपटीशन करना है कि हम 100% में से कितना अपने लिए दे रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं जो बच्चे लोग जो तैयारी करते हैं बैतूल में, कई सारे लोगों को बुरी भी लग जाती हैं, लेकिन हमने देखा, मैं भी एक समय 2010 में मैं पीएमटी जब फाइट किया था तो मेरे को मालूम है कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, लेकिन आज का जो यूथ है वो क्या होता है, मल्टी डायरेक्शन में चल रहा है। वो सोचता है कि मैं सोशल मीडिया को भी हैंडल कर लूँ, वो सोचता है कि मैं अपने दोस्त भाइयों को भी हैंडल कर लूँ, वो सोचता है कि रिश्तेदारों को भी हैंडल कर लूँ, वो खेल कूद को भी हैंडल कर लूँ। तो मतलब ये कुल मिला के क्या होगा, सक्सेस होने से व्यक्ति को रोकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, देखो कंटिन्यूटी की बात आता है, सेक्रीफिकेशन, आप अपने करियर के लिए कौन कौन सी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ को त्याग कर सकते हैं, ये बड़ा रोल है सक्सेस में। लेकिन आज का स्टूडेंट त्यागना नहीं चाहता। अब त्यागना नहीं चाहता तो क्या होता है यार कि देखो मल्टी डायरेक्शन, मैंने बोला कि मल्टी डायरेक्शन में चलने वाला, बोलते हैं ना, इसको दूसरे शब्दों में बोलूँ तो मल्टी डायरेक्शन का मतलब होता है जब दो नाव में आप पैर रखोगे ना तो ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक नाव में पैर रखो, एक लक्ष्य निर्धारित करो, उनको करना क्या है। और आज का स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मैं जनरल कंपटीशन वालों की बात कर रहा हूँ। जनरल कंपटीशन वाला सोचता है इसकी तैयारी कर रहा हूँ और उसकी भी दे दूँ। भाई यूपीएससी का लेवल अलग होता है, पीएससी का लेवल अलग होता है, नीट का लेवल अलग होता है, आईआईटी का लेवल अलग होता है, नर्सिंग का लेवल अलग होता है, वेटनरी का लेवल अलग होता है, एग्रीकल्चर का लेवल। पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो और उसको मैच करो कि यार इसका लेवल क्या है, इसका लेवल क्या है, किस प्रकार से अपने को तैयारी करना है। जैसे मेडिकल के क्षेत्र में जैसे अपन बात करते हैं कि अभी 2022 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो नर्सिंग का एग्ज़ाम है नीट में इंक्लूड हो रहा है। तो उससे ये फ़ायदा है, बहुत सारे लोग उसके विरोधाभासी भी होंगे, लेकिन मैं उसका समर्थक हूँ। मतलब एक देश में एजुकेशन अगर एक हो जाएगा, जैसे आईआईटी हो रहा है पूरे देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में, चाहे वो आईआईटी की बात हो, चाहे एनआईटी की बात हो, चाहे वो बीई की बात हो, सही, तो एक एग्ज़ाम देते तो पूरे कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं। मेडिकल में भी वैसा ही हो गया, पहले नेशनल लेवल के कॉलेज, फिर स्टेट लेवल के कॉलेज, फिर उसी के बाद आयुष कॉलेज, बीएमएस बीएचएमएस, ये होम्योपैथिक कॉलेज इसी में इंक्लूड होते हैं। तो इस साल 2022 से क्या होगा कि नीट में ही नर्सिंग इंक्लूड हो जाएगा, और आधे से ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं रहता कि क्या चल रहा है इस देश में। तो क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, टारगेट डिसाइड करो, फिर उसके बाद अपने को बुकों का चयन करना है, सिलेबस लाइए, कंटिन्यूटी लाइए, उसके बाद सेक्रीफिकेशन, और सेक्रीफिकेशन के बाद आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूसली, मतलब बहुत सारे जो होता है कि सेक्रीफाई, मतलब एक साल आप ऐसा सोच लो कि केवल आपके लिए जी रहे हैं, आपके लिए जी रहे हैं। अगर निश्चित तौर से अगर आपके लिए जियोगे, आपके लिए सब चीज़ें समर्पित, दुनिया की हर चीज़ अगर त्याग के अपने लिए, करियर के लिए अगर जियोगे ना, निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। ये स्टूडेंट में ये प्रॉपर्टी डेवलप करनी पड़ेगी, ये चीज़ें उत्पन्न करनी पड़ेगी, तभी वो सक्सेस होंगे। क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए हमारे भारत देश में अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011 के हिसाब से जनगणना जो है हमारे देश की 135 करोड़ जनसंख्या है,
पहले कहावत चलती थी, 1 अनार 100 बीमार, अब चल रही 1 अनार और 100 करोड़ बीमार। अब ऐसा है कि पहले लोग पकड़ पकड़ के नौकरी देते थे, अब तो पकड़ते नहीं, लात मार के हटाते थे। अब सीधे पकड़ के धक्का धूमी, मतलब जिसके पास नॉलेज है, नॉलेज मतलब जो अपना वेपन होता है एजुकेशन, अगर जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा वही व्यक्ति सक्सेस होगा। अकॉर्डिंग टू लेमार्क, अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन का कॉन्सेप्ट यही तो बोलता है कि प्रकृति उन्हीं चीज़ों को चयन करती है जो लायक होते हैं, और जो लायक नहीं होते प्रकृति उसको भगा देती है। तो आज की दुनिया में डार्विन को मानना पड़ेगा, लेमार्क को मानना पड़ेगा। लेमार्क का भी कॉन्सेप्ट यही है, यूज एंड यूजलेस, जो उपयोगी होता है वो रहता है, जो उपयोगहीन होता है वो चला जाता है। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा कि इस देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, इस पर भी अपने को ध्यान देना है। एक मेरा सवाल था सर, एक बच्चा गांव से निकला है, वो गांव से निकलने के बाद उसके टारगेट्स उसके माइंड में है कि मेरा क्या गोल है, लेकिन वो जब बैतूल आता है ना, तो ऐसे माहौल में वो पड़ जाता है कि वो उसके टारगेट भूल जाता है और अपने माँ बाप मम्मी पापा से जो वादे किए उसको भूल जाता है। तो इस पॉइंट को लेकर आपके क्या विचार है, उसको कैसे उस चीज़ को? जैसे ये बहुत ही शानदार आपने क्वेश्चन किया। जैसे फिर से मैं लेमार्किज्म में ले जाता हूँ या डार्विनिज्म में। जब बैतूल आता है या अन्य शहर में जाता है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लीड टू न्यू नीड, जी, मतलब जैसा वातावरण होगा उसके हिसाब से ढलेगा वो। तो ढलने की कोशिश करता है। पहले गांव से आता है, यहाँ से देखते यार सब लोग साइकिल से घूम रहे हैं, अपन गांव में पैदल चलते थे, गांव में कहीं पानी पूरी नहीं देखा होगा। ऐसा सरल शब्दों में बता रहा हूँ, सरल शब्दों में इसलिए बताना चाहिए कि हर व्यक्ति को समझ में आता है। जब गांव से आता तो देखता है कि माहौल कुछ और है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है कि शहर आता है पढ़ने के लिए तो उसको प्रयास करना चाहिए। तो एक तरफ वो घर तरफ भी नज़र मारना चाहिए जी। पर आज का स्टूडेंट घर तरफ नज़र नहीं मार रहा है, वो केवल बाहर का सोच रहा है। उसको पहली प्राथमिकता ये सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता लोग हमको कैसे कैसे करके पैसे लगा रहे हैं, हमें कौन सा कदम उठाना है, कौन सा नहीं करना है, कौन से कदम उठाना है कि माता पिता का नाम ऊपर हो, और कौन सा कदम ऐसा, दोनों चीज़ें चलते, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट नहीं सोच रहा है, वो इस माहौल में आके दूसरी चीज़ें सीखने लग गया। अब इसी के कारण क्या होता है कि मैं तो बोल रहा हूँ कि आज का युवा पीढ़ी है ना, लगभग 80% युवा का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उनका कोई टारगेट ही नहीं है। और जिसका कोई टारगेट नहीं होता इस दुनिया में उसका कोई स्कोप नहीं होता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है। तो हमें, जैसे मैं भी हूँ यार, मैं भी गांव का ही हूँ, आप ही के गांव साइड का, आप भी गांव के हो, लेकिन हम एक तरफ गांव की भी सोचते हैं कि हमारे माता पिता लोगों ने जिस परिवेश से हमको भेजा और किस प्रकार से हमको पढ़ाई लिखाई करवाया है, हम उसी चीज़ को देखें तो आज यहाँ पर पहुँचे। तो ऐसे स्टूडेंट को सोचना चाहिए। तो कभी भी क्या होता है कि बाकी चीज़ें सीखेंगे वो, लेकिन गलत चीज़ें नहीं सीखेंगी। वातावरण का परिवेश देखो, परिवर्तन अगर देखो, इस संसार का नियम परिवर्तन होना चाहिए, पर भले ही अपने फिनोटाइप चेंज हो जाए लेकिन अपने जीनोटाइप चेंज नहीं होना चाहिए। सही। तो ये प्रयास अपने को थोड़ा सा, जितने सारे स्टूडेंट हैं वो उनको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे माता पिता लोग जिस उम्मीद से हमको भेजे कि हमारे जो बाल बच्चे हैं कुछ अच्छा नाम करेंगे, कुछ अच्छे बड़े बड़े पदों में जाएंगे, चाहे वो किस सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, वकालत के क्षेत्र में, ऐसे प्रयास करना चाहिए। तो जब एक तरफ वो घर तरफ देखेंगे तो कोई भी चीज़ें गलत नहीं होगी। और वातावरण तो ऐसा है कि देखो, जिस वातावरण रह रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा क्या होगा, अपने आप को चेंज होना पड़ता है। क्योंकि नहीं तो फिर क्या होता है कि अपन एकदम से गांव खेड़ा से आए, लोग बोलेंगे कि यार ये तो गांव का ही है, ऐसा चलता है आज का। तो ऐसा नकारात्मक चीज़ें अपने माइंड में ना लाए, थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन हमारे जो जहाँ से उठे वो चीज़ को ना भूलें। जी सर, ये बहुत शानदार क्वेश्चन का आपने आंसर दिया। जब मैं भी एक गांव से आया और पुलिस ग्राउंड के सामने हॉस्टल थे, वहाँ पे कम से कम अपनी लाइफ को 6 साल व्यतीत किए मैंने। और वहाँ से 12th पास होने के बाद मैं GH कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया सर जी। और उसके बाद वहाँ से समझ में आ गई कि ये मेरा फ्यूचर नहीं है, इस चीज़ को मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उसको मैंने, दोस्त ऐसे बहुत सारे मिलते थे सर कि मैं भी कुछ समय तो डाइवर्ट हो जाता था, लेकिन फिर ऐसा माइंड में आता था कि यार मेरे माँ बाप ने, मैंने क्या वादे करके आया,
इस वादे को मैं करके दिखाऊंगा, मैं जो चीज़ बोल कर आया हूँ मैं उस चीज़ को करके देखो। तो आपने सही बोला कि आपका जो गांव का व्यक्तिगत आप जिस जगह से उठ के आए, जिस परिस्थिति से आए, उस चीज़ को एक बार अगर सोच ले तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक आपकी एक एनर्जी आए। और एक चीज़ और सर, मेरा कहने का एक और क्वेश्चन है मेरा कि बच्चे 1 घंटे भी क्यों नहीं पढ़ पा रहे? आज देख रहे पुस्तक रखी है और उसके बाद वो पढ़ रहा है, लेकिन इधर फ़ोन भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, और बच्चा 1 घंटे क्या वो आधा घंटा भी नहीं पढ़ रहा। तो क्या कैसे उसको मतलब रूटीन टाइम में वो 1 घंटे 2 घंटे कैसे बनाए, वो ऐसे 8 घंटे में कैसे कन्वर्ट करें? जैसे शानदार क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले ही बोला हूँ कि आज का जो यूथ है ये मल्टी डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब जो व्यक्ति मल्टी डायरेक्शन में चलता है तो उसके हिसाब से फिर एक्शन भी करना पड़ेगा जी। सही। एक्शन करेगा तो थोड़ी बहुत रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स। एक्शन के साथ रिएक्शन जरूरी है, लेकिन आज का जो युवा है वो एक्शन भी कर रहा है, या तो एक्शन ही कर रहा है, रिएक्शन को देख ही नहीं रहा है। इसको अपन ऐसे एक्सप्लेन करें कि वो पुस्तक पढ़ रहा है और साथ में मोबाइल भी चला रहा है, तो दिस इज एक्शन। वो रिएक्शन नहीं देख रहा है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि इसमें 1 घंटा बैठेगा भी दोनों चीज़ कर रहा है। तो पहली बात, दोनों चीज़ उसके दिमाग में घुसने वाला नहीं है। बिल्कुल सही। एक चीज़ को पहले आपको क्लोज करना पड़ेगा, एक चीज़ को ओपन करना पड़ेगा। वन टाइम में ओनली वन टारगेट डिसाइड करें एंड देन अनदर टारगेट। तो एक टारगेट को, और दूसरी बात जो स्टूडेंट जो है ना, थोड़ा मैं उनके पॉजिटिव अब नहीं पढ़ पाते, वो मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है उनको। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, मेरी सबसे अच्छी आदत है, मैं इतना बिल्कुल दुबला पतला हूँ जरूर, लेकिन बहुत हेल्थी व्यक्ति हूँ। और सुबह हो चाहे शाम हो, सबसे ज़्यादा म्यूजिक सुनता हूँ। भले मुझे गाना गाते नहीं आता चलेगा, पर मैं सबसे ज़्यादा म्यूजिक सुनता हूँ। तो उससे क्या होता है कि एक टाइम भाई गाने सुन लो, और गाने सुनने के बाद है ना, आप गाने सुन के स्लो साउंड में पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन वीडियो गाने देखोगे और पढ़ाई करोगे तो देयर इज नो पॉसिबल। तो आपको म्यूजिक ऐसा साइलेंट जो अपने ऑडियो वाले वो सुन सकते हैं, और साथ में वो भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो और ये पढ़ाई एक साथ नहीं होती। तो स्टूडेंट को क्या होता है कि टाइम टेबल डिसाइड करना पड़ेगा। देखो यार, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी युवा अगर अपने को पहचान ले कि यार मैं किसी उद्देश्य से आया हूँ इस दुनिया में, पहले उसको, अब आपके यहाँ इतने सारे बच्चे अभी टेस्ट दे रहे हैं, हमारा भी एक स्टूडेंट बैठा है गोविंद भाई जी। तो इतने सारे स्टूडेंट हैं, इनको आज टारगेट देना है। आप जैसे अपन लाइव ख़त्म होगा, अब इनको एक टारगेट देना कि आज 1 घंटे मोबाइल सब बंद करके अब पढ़ाई करना, केवल पढ़ाई करना, और पढ़ाई दिल से करना, दिमाग से नहीं करना। क्योंकि दिल हमेशा इंसान को साथ देता है, दिमाग तो ऐसा है, लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है, लेकिन जहाँ दिल लगता है, इसको मैं ऐसा समझाऊँ कि हमें पढ़ाई, अब किसी को बुरा भी लगेगा, पर मैं थोड़ा सा मास्टर के साथ डॉक्टर भी हूँ और शायर भी हूँ, अब मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हूँ मैं, मेरे बुक से अच्छा नहीं लगता, बट इसको ऐसा समझे कि पढ़ाई को हमें इश्क की तरह करनी चाहिए। इश्क, प्रेम। वो कैसे? अगर आज के युवा को अपन पुस्तक पढ़ने के लिए बोलेंगे ना, तो वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन अचानक कहीं पार्क तरफ से किसी का फोन आ जाए ना, तो पूरी शिद्दत से सजदत के जाता है। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। तो पढ़ाई को ऐसा करना चाहिए जिस प्रकार हम अन्य चीज़ को करते हैं। इसलिए मैंने ये इश्क वाला शब्द लाया कि पढ़ाई को प्रेम के साथ करें। मतलब जिस प्रकार से हम दिल लगा के कोई चीज़ को, दूसरी चीज़ को लाइक करते, वैसे अगर पढ़ाई को करेंगे, 1 घंटे आप अपने बच्चे जितने भी जहाँ इस लाइब्रेरी में आते हैं, कोचिंग में आते हैं, सब बच्चे को बोलना, एक दिन पूरा दिल लगा के बेहतरीन 1 घंटे पढ़ाई करके रखना, फिर उस पढ़ाई करके रखना, उसका रिजल्ट देखना, पूरा 100% में से उसका 95% गेन होगा। और यही अपन इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो निश्चित तौर से जो बच्चे हैं 1 घंटे क्या, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो उनका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और जब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक उनको मजा आने लगेगा। क्योंकि स्ट्रेस के साथ अगर पढ़ाई करेंगे तो आउटपुट बिल्कुल नहीं है, बल्कि नुकसान है। इससे खुश होकर पढ़ाई करना चाहिए, तो धीरे धीरे आएगा। अब
आप बच्चों को बोलें कि भाई पढ़ाई करते समय आप पढ़ाई करें, मोबाइल ना चलाएं, तो निश्चित तौर से उनका जो टाइम पीरियड है बढ़ता है। धीरे धीरे बच्चे हैं, क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि देखो किसी किसी के लिए मोबाइल क्या है, जैसे मैं भी मोबाइल चलाता हूँ, शायद इस बैतूल शहर के अंदर सोशल मीडिया जितना मैं चलाता हूँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चलाता। मेरे लगभग आपको पता नहीं होगा 46 करोड़ ऑडियंस है, 46 करोड़ ऑडियंस से ज़्यादा है सोशल मीडिया में, फेसबुक और इंस्टाग्राम जोड़ के। तो मेरे लिए तो वरदान है, और मेरी अच्छी अच्छी चीज़ें जब लोगों को मैं पोस्ट करता हूँ तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अब यार अपन सब कंप्लीट करके चला रहे हैं, तो कई सारे युवा ऐसे सोचते हैं कि राजा सर भी तो चलाते हैं तो अपन भी चलाओ, पर मैं सक्सेस होने के बाद चला रहा हूँ, मेरा संदेश लोगों तक जाए। लेकिन आज का युवा क्या कर रहा है, सक्सेस हो नहीं रहा है और ज्ञान बांटने का काम कर रहा है। तो जब व्यक्ति सक्सेस नहीं होता ना तो उसके ज्ञान बांटना भी मतलब क्या बोलना चाहिए, मूर्खता होती है। बिल्कुल सही। तो पहले सक्सेस हो जाइए, और सक्सेस होने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें त्यागना पड़ेगा, और पढ़ाई को बिल्कुल इंटरेस्ट से करना चाहिए। तो धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ता है। एकदम से कोई भी व्यक्ति महान नहीं बना यार, आज गांधी जी नोटों पे छपे तो ऐसे ही नहीं छपे। तो धीरे धीरे जब बढ़ेगी कारवा तो निश्चित तौर से उनका टाइम पीरियड बढ़ेगा और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो बच्चों को ऐसा बोले कि स्ट्रेस लेके पढ़ाई ना करें, उसको दिल लगा के पढ़ाई करें। ऐसा मतलब सोशल मीडिया नुकसानदायी नहीं है, मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ही लोग अगर एडिक्ट हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, तो फिर लालच बुरी बला होता है। सोशल मीडिया कई लोगों को बर्बाद कर दिया है, कई लोगों को सुपरस्टार बना दिया। बिल्कुल ऐसा। एक क्वेश्चन और है कि कोई भी एनिमल कंपटीशन की कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है, तो बच्चा अपन रूल तो जरूर बता रहा है कि आपको एग्जाम में ऐसा करना है वैसे करना है। क्या उस चीज़ को रूल से पहले 6 महीने पहले उसकी तैयारी अपन बुक से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, तो क्या उसको कई बच्चे ऐसे होते हैं कि इधर आंसर बुक रखते हैं, इधर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी एक तरीका मेरा मानना है कि वो गलत है, इसको तैयारी नहीं बोलते हैं। अगर करना ही है तो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उसके डिटेल उसके बारे में पता हो और प्रॉपर रूप से। तो क्या आपका क्या एक्सपीरियंस इन चीज़ों को लेकर, क्वेश्चन सॉल्व को लेकर क्या एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहते हैं? जैसे मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ और नीट नर्सिंग वालों को हमारे एमसीआई संस्थान में बायोलॉजी पढ़ाता भी हूँ, प्रैक्टिस भी कराता हूँ। तो जो थ्योरी मतलब अपनी स्ट्रांग होनी चाहिए। आज का जो युवा है, मैंने देखा हमारे संस्थान में बहुत सारे नए बच्चे आते हैं, वो कौन सी एक बुक आती सेंट्रल की, वो नर्सिंग वाली या अरिहंत की आती है, और भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं। तो कई सारे स्टूडेंट को तो मैंने देखा कि डायरेक्ट इधर क्वेश्चन पढ़े और पीछे से वो आंसर दिया रहता है ना, टिक लगा लेते हैं। तो देखो मतलब ऐसा है, वो किसी महान व्यक्ति ने बोला है कि रटी वाली जो चीज़ होती है ना, ज़्यादा दिन तक काम नहीं आती। आप 3 इडियट में कोई बंदा स्पीच दे रहा था, उसको बोलूँगा नहीं, आप समझ जाना। रटी वाली चीज़ें कहाँ अपने को धोखा देती है, वो 3 इडियट्स में बताया गया है। चमत्कार की जगह और कुछ होता है, तो समझ के करें, क्योंकि समझ के हम जब करेंगे, थ्योरी को जब अच्छे से पढ़ेंगे, और जब ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व कराता हूँ, मेरा बच्चों को पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ा दिया अपन ने, उसके बाद जब मैं रोज़ प्रैक्टिस करवाता हूँ, जैसे अपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दिया या सेल पढ़ा दिया या मोनेरा पढ़ा दिया, तो 4 ऑब्जेक्टिव आते। जैसे अगर एक छोटा सा कोई साइंस वाला स्टूडेंट मुझे सुन रहा है, बैक्टीरिया को प्लांट सेल के नियर माना जाता है, कि बैक्टीरिया को प्लांट सेल के नियर माना जाता है ड्यू टू प्रेजेंट इन रिजिड सेल वॉल। मतलब बैक्टीरिया में क्या होता है, रिजिड सेल वाल होती है, मजबूत कोशिका भित्ति होती है। फिर सेल वाल अगर वहाँ पर आया है तो अपन ऐसा करें, प्लांट बैक्टीरिया की सेल वाल किससे, पेप्टाइडोग्लाइकन मीरा में कैसे, प्लांट की सेल वाल किससे बोले तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज। फंजाई की सेल वाल किससे बोले तो काइटिन और पॉलीसेकेराइड। अगर अपन बात करते हैं आर्किबैक्टीरिया की सेल वाल किससे, प्रोटीन और नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड। या हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की सेल वाल, म्यूकोपेप्टाइड। तो एक बार में पूरी चीज़ बता दो। फिर अगर दूसरा ऑप्शन आता है कि मीजोसोम, तो पहली बात लोगों को बताओ मीजोसोम क्या होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में इंक्लूडेड होता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, ये रेस्पिरेशन जो करते हैं मीजोसोम से करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है या लेस डेवलप्ड होता है। तो इसमें स्पेशल फिंगर लाइक पोजिशन होता है, दिस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो
सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया कि भाई चाहे दुनिया का कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो, लिपिड प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। तीसरा क्वेश्चन कुछ आएगा क्रोमेटोफोर क्या होता है। तो ऐसे हर ऑप्शन को मैं बताता हूँ और लिखवा भी देता हूँ। तो हर स्टूडेंट को चारों ऑप्शन याद होना चाहिए, और चारों ऑप्शन याद होने से एक फ़ायदा है कि आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है। सामने वाला ऑप्शन तो है कि आजकल का जो स्टूडेंट है ना, वो प्रैक्टिकली होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि 50% रट्टाफिकेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो 50% रहते हैं वो समझाफिकेशन में इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हमें समझ के करना है, रोज़ ऑब्जेक्टिव करें। और जैसे आपने एक बात कही, मेरे हिसाब से तो मालूम है, जैसे आप क्वेश्चन कराओगे ना बच्चों को तो ऑप्शन देना ही मत। सबसे बड़ी फंडा ये, ऑप्शन देना नहीं तो उस रिकॉल करेंगे। जैसे अपन ऐसा बोलते हैं ना, कोई पिक्चर देखते हैं, बिल्कुल सरल शब्द में बता रहा हूँ, पिक्चर देखते हैं तो 3 घंटे की मूवी पूरी याद हो जाती है, हर किसी को याद हो जाती है। लेकिन यहाँ 10 घंटे का लेक्चर में एक टॉपिक याद नहीं होता बच्चों को। तो उसको ऐसा करें कि जैसे अपन बैठ गए, आप ऑब्जेक्टिव नहीं दोगे ना, तो उससे फ़ायदा ये है, आपने अभी जैसे मैंने सुना विच टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ ओवरी, देयर आर 3 टाइप्स, सही। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा बनना चाहिए, विच टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ ओवरी, और ऑप्शन मत देना वहाँ पे। तो स्टूडेंट सोचेगा नहीं यार, एक होता है हाइपोगाइनस, एक होता है पेरिगाइनस, एक होता है एपिगाइनस, हाँ ऐसा सोचेगा तो थ्योरी को याद करेगा, थ्योरी को याद करेगा। तो ऑब्जेक्टिव तो देना ही नहीं चाहिए। मैं भी कई बार ऐसा करता हूँ, पर बच्चे लोग क्या है यार, कोरोना काल में क्या होता है कि हाथ का तो सैनिटाइज हुआ ही हुआ है, बच्चों का दिमाग का भी पूरा सैनिटाइज हो गया, पर ये करना पड़ता है तो बच्चे लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जी जी। लॉकडाउन के बाद 11th क्लास हमारे पास भी आया सर, ऐसा लगा कि 6th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत स्थिति ये स्थिति हमने देखने को मिली। और जितने जो सोशल मीडिया में मुझे देख रहे हैं, सोहान सर को देख रहे हैं, और हमारे सम्माननीय युवा पत्रकार सम्माननीय सोनू पांसे जी, उनको भी देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सम्माननीय सोनू पांसे जी भी इस बैतूल ज़िले के अंदर, इतने छोटे ज़िले के अंदर इतनी शानदार लाइब्रेरी की शुरुआत हुई, पुस्तकालय की शुरुआत हुई, आप कुछ 2 शब्द। धन्यवाद डॉक्टर साहब और सोहन सर, आपने बोलने का मौका दिया। आप यहाँ जो एक्सेलेंस कोचिंग क्लास है और एक्सेलेंस लाइब्रेरी है, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे मान लो मुझे ही, मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ अगर नए नए शब्दों को खोज भी कर सकता हूँ। जैसे आजकल क्या हुआ, कुछ नई नई चीज़ें आने की वजह से जो हमारी जो हिंदी भाषा है उनमें जो पर्यायवाची शब्द है वो भूलते जा रहे हैं लोग। तो हम पुस्तकों के माध्यम से, बुक के माध्यम से वह चीज़ें हासिल कर सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं। हम नए नए शब्द बोली भाषा में ला सकते हैं, क्योंकि लोग हमेशा कुछ नया चाहते हैं। और हिंदी शब्द ऐसा है, इसके मायने जो पर्यायवाची शब्द है बहुत सारे। तो हमें लाइब्रेरी में आना चाहिए, यहाँ समय देना चाहिए और अधिक समय देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम कुछ सीखते हैं। सीखने के बाद हम जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमें एक एनर्जेटिक फीलिंग आती है, हम आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं कि हमें कुछ चीज़ें पता है जो किसी को नहीं पता। तो हम चाहेंगे कि यहाँ रहे, थोड़ा स्टडी करें, अधिक से अधिक स्टडी करें। और जैसा कि यहाँ पे समय देने के बाद आप घर में वो चीज़ों को ध्यान दें कि हमने क्या पढ़ा। चलते फिरते, खाना खाते समय भी हम उसे रिवीजन करें, दिमाग में रखें। क्योंकि होता क्या है, यहाँ से कई बच्चे पढ़ाई करते होंगे, पर क्या है, बाहर जाके कोई अन्य दुनिया में चले जाते हैं। मतलब यहाँ की चीज़ें वो भूल जाते हैं, बाकी बाहर की चीज़ों को अपने अंदर समाहित करते रहते हैं। जैसे यहाँ, तो मैं चाहूँगा कि वो यहाँ की चीज़ों को आगे भी लेके चले, उसे ध्यान दे। और हमें हमारे दायरे से बाहर नहीं रहना चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि हम जब पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। नॉलेज मिलने के साथ साथ नए नए शब्द, नए नए बातें सीखते हैं।
और हमें देश दुनिया की बातें, इतिहास के बारे में, भूगोल और अन्य बहुत सारी चीज़ों जो हमें पता चलती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते। और बुक ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इतिहास के बारे में और साइंस के बारे में, क्योंकि आज हम सिर्फ भौतिक चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। बाकी जो चीज़ें हो रही है देश दुनिया में, हमारे भारत में, वो चीज़ों को जानना है। तो धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सोहन भाई। और मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार सभी हमारे बैतूल ज़िले की जितनी युवा पीढ़ी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि घर में अच्छा क्लाइमेट नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस एक्सीलेंस लाइब्रेरी को चुनें। और जितने भी युवा समाजसेवी लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं या विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस एक्सीलेंस लाइब्रेरी को प्रमोट करें, बढ़ावा दें। आप अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर अपनी कमाई का अगर 5% भी इस लाइब्रेरी को अगर डोनेट करते हैं, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हमारे बैतूल ज़िले से अच्छे अम्बेडकर, बाबा साहब के विचार वाले लोग पैदा होंगे, आइंस्टीन जैसे लोग आएंगे, मतलब अच्छे विचार के लोग आएंगे, तो निश्चित तौर से बैतूल ज़िले का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि रियल बात है कि हम जिस पद में हैं, अगर हमने 5 लोगों को भी अगर आगे बढ़ा दिया, तो हमने अपना जो जीवन है, या सही बात अगर कि संविधान में जो दिए गए जो अधिकार हैं, इनको पढ़कर अगर लोगों को प्रमोट कर दिए, तो वास्तव में हमारा जो कार्य होगा सार्थक होगा। और युवा पीढ़ी एक बार पुनः सुने, क्योंकि आप अगर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य बनाकर उसे कैसे हासिल किया जाए, उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा, सेक्रिफिकेशन करना पड़ेगा। और लक्ष्य अपने रुचि के हिसाब से बनाएं। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा ने बोल दिया पुलिस बन तो पुलिस बन गए, ऐसा नहीं। अगर आपको इन फ्यूचर में अगर डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कलेक्टर बनना है, या भविष्य में नेता बनना है, तो किसी से पूछ के ना बने। हमारे अंदर से वो चीज़ फीलिंग आनी चाहिए कि मैं किस काबिल हूँ और मेरे पास कौन सी काबिलियत है। इसी के आधार पर आप लक्ष्य का निर्धारण करें, तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। और मैं पुनः आप सभी को सेवा जोहार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और हमारे इस संस्थान के सम्माननीय डायरेक्टर साहब पंडोले जी को भी, एम सोनार सर को भी धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इतना समय दिया और आपके बच्चे लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, और बहुत ही अच्छा बनाया। मतलब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रभावित हूँ। और आने वाले समय में जो भी मुझसे सहयोग बनेगा मैं करूँगा। हमेशा आपके साथ पहले भी था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। और आने वाले समय में और आऊँगा तो निश्चित तौर से कुछ अच्छी चीज़ें मैं इस लाइब्रेरी को गिफ्ट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक जिले को एक संदेश देना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से 2 साल कोविड के चक्कर में कुछ बच्चों ने अपने माता पिता को गंवाए हैं, तो हम एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि उन बच्चों को एक्सीलेंस कोचिंग और एक्सीलेंस लाइब्रेरी में किसी भी प्रकार से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री रूप से ही होगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ज़िले में जहाँ पे भी जो भी जिसके पास भी बुके है, आप बिल्कुल भी 10 रुपये किलो 15 रुपये किलो में ना बेचें। हो सकता है आपको वो बोझ लग रही, तो हमें उस चीज़ का बोझ नहीं है सर। उसको इस सोशल मीडिया के माध्यम से या कैसे भी कंटेंट अगर होता है तो आप लाइब्रेरी तक पहुंचा दीजिए। अगर वहां तक नहीं आना होता तो हम खुद आकर वहां से कलेक्ट कर लेंगे, और उससे उस बुक से हम दूसरे बच्चों का जीवन बनाने में उसका पूरा मतलब सहयोग प्रदान करेंगे। और नीट नर्सिंग को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे करना चाह रहे हैं, आप 5-6 घंटे जो भी स्टडी चल रही है, कोचिंग चल रही है, कम से कम आपको सेल्फ स्टडी 8 से 10 घंटे कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी आपको भी मज़ा आएगा। और हमारा माइंड, मनुष्य भगवान ने ऐसा माइंड बना है कि हम जिस चीज़ को करने लग जाते हैं। भाई साहब सहयोग से आज हमने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया, तो सभी को सेवा जोहार, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर।